नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल हरबोला सर सरस्वती ट्यूटोरियल में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम मौर्यकालीन समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, कला और स्थापत्य ये सब शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समाज और संस्कृति को लेते हैं। ठीक है, तो समाज और संस्कृति में देखिए मैगस्नीज वही है जिसने इंडिका लिखी थी। तो मैगस्नीज ने क्या लिखा है, देखिए मैगस्नीज ने लिखा है कि मौर्यकालीन समाज 7 जातियों में विभक्त था। यहाँ पे आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि मौर्यकालीन समाज मैगस्नीज के अनुसार कितने भागों में विभक्त था, कितनी जातियों में विभक्त था। तो यहाँ पे देखिए पहला है दार्शनिक, फिर किसान, सैनिक, ग्वाले, शिल्पी, दंडनायक और पार्षद। तो एक बार और देख लीजिए, दार्शनिक, किसान, सैनिक, ग्वाले, शिल्पी, दंडनायक और पार्षद। यद्यपि मैगस्नीज जाति, वर्ण और व्यवसाय में अंतर स्पष्ट नहीं कर सका। वह किसमें अंतर स्पष्ट नहीं कर सका? जाति, वर्ण, व्यवसाय में। अगली बात देखिए, चातुर्वर्ण व्यवस्था यानी समाज 4 वर्गों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा था। ये पहले से ही जो चल रहा था वो वैसे ही चल रहा था समाज। ठीक है, शिल्पियों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। यहाँ पे एक बात जो है आपको याद रखना है कि शिल्पियों का स्थान उच्च था, उनको उच्च स्थान प्राप्त था। शिल्पियों को उच्च स्थान समाज में प्राप्त था। यानी उच्च स्थान जब समाज में शिल्पियों को प्राप्त होगा तो इसका मतलब क्या है, हर कोई जो है शिल्पी बनना चाहेगा। ब्राह्मणों का काम पहले भी पढ़ाना था। वैदिक कालीन जो ब्राह्मणों का काम था वो पढ़ना पढ़ाना था, वह अब भी वही काम उनका जारी था। मुख्य काम पढ़ाना ही था। अगली बात देखिए, बौद्ध मठों में भी शिक्षा देने की व्यवस्था थी। ठीक है, और शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे ये पहले से ही देखिए। तक्षशिला, चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की थी और वो शिक्षा चाणक्य जैसे आचार्य के सानिध्य में रहकर की थी, ये हम सभी जानते हैं। उज्जैन, वाराणसी शिक्षा के उस समय महत्वपूर्ण केंद्र थे। यानी तक्षशिला, उज्जैन, वाराणसी में शिक्षा के केंद्र थे। विद्यार्थी यहाँ पे दूर विदेशों से भी यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन केंद्रों में आते थे। अगली जो बात है वो देखिए कि तकनीकी शिक्षा, जो टेक्निकल एजुकेशन है वो कहां से मिलेगी और उनको कौन देगा। तो ये जो तकनीकी शिक्षा है ये श्रेणियों यानी ग्रेड्स, जो ग्रेड्स हैं इनके माध्यम से जो है शिक्षा दी जाती थी। किसकी? तकनीकी शिक्षा जो थी श्रेणियों यानी ग्रेड के माध्यम से दी जाती थी। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर शिष्य जो होता था छोटी आयु से ही यानी छोटी उम्र में ही शिल्प का काम सीखते थे। यानी जब छोटी उम्र में ही क्या करेंगे, शिल्प का काम सीखने यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहां से? श्रेणियों के माध्यम से, यानी श्रेणियों से ही वो सीखते थे। परिवार के संबंध में देखिए, क्योंकि उस समय जो थी संयुक्त परिवार प्रणाली थी। आजकल की तरह न्यूक्लियर फैमिलियां नहीं चलती थी। लोग जो है संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते थे, चाचा ताऊ और सबके साथ रहना पसंद करते थे। यहाँ पे एक बात और आपको क्या ध्यान में रखना है, स्त्रियों व विधवाओं को सम्माननीय स्थान प्राप्त था। यानी जो स्त्रियां थी और जो विधवाएं थी उनको सम्माननीय जो है स्थान प्राप्त था। कोई भी अगर इनके साथ दुर्व्यवहार रखता था तो उसको कठोर दंड की व्यवस्था समाज में मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में थी। अगली बात जो मैगस्नीज क्या कहते हैं, मैगस्नीज दास प्रथा की व्यवस्था की बात नहीं करता। यानी मैगस्नीज के अनुसार जो है दास प्रथा नहीं थी। लेकिन क्या था, समाज में सीमित मात्रा में बेगार और बधवा मजदूरी की प्रथा तो थी उस समाज में बेगार और बधवा मजदूरी की जो प्रथा थी वो थी। लेकिन मैगस्नीज क्या कहता है, दास व्यवस्था की बात नहीं करता। मैगस्नीज के अनुसार दास नहीं बनाए जाते थे, दास नहीं होते थे। इस प्रकार भारत एक महान संस्कृति और तत्कालीन विश्व के महानतम देशों में से एक बन गया था। जिस प्रकार की शासन प्रणाली उस समय मौर्यकालीन राज्य में थी, मौर्य काल में थी, तो वो शासन व्यवस्था से जो है
महान संस्कृति वाला जो देश है हमारा भारत, एक विश्व के महानतम देशों में इसकी गिनती होने लगी थी। तो मित्रों अगला हम जानेंगे यहाँ पे अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था को देखिए क्या है, अर्थव्यवस्था में सबसे पहले कृषि है। तो कृषि में देखिए कि भू स्वामित्व की प्रकृति कैसी थी। मौर्य काल में 5 प्रकार के भू स्वामित्व की संभावनाएं व्यक्त की गई। तो सबसे पहली जो व्यवस्था है वो है कृषक। लेकिन कृषक होती है, लेकिन क्या था, लेकिन स्रोत इसकी ओर संकेत नहीं कर सकते, कोई संकेत नहीं करते हैं। स्रोत यानी ऐतिहासिक स्रोत जो भी हैं उनसे जो है कृषक नहीं थे। तो कृषि किस तरह की होती थी, तो कृषि जो है सामुदायिक स्वामित्व होता था, यानी खेती पर समुदाय का स्वामित्व होता था। लेकिन यह भी काफी बाद में देखने को मिलता है। अगली चीज देखिए क्या होता है दोस्तों, बड़े भूस्वामी यहाँ पे थे। अब बड़े भूस्वामी किस तरह से थे कि जो ठेकेदार थे, एक ठेकेदार का एक बड़ा वर्ग था, उस वर्ग के अस्तित्व के प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, और चौथी बात हम बताते हैं यहाँ पे, चौथा जो है राजा है। राजा तो सभी प्रकार की भूमि का, चाहे वो किसी भी प्रकार की भूमि हो, राजा उसका स्वामी कहलाता था। यानी राजा सभी प्रकार की भूमि का स्वामी था, राजा की भूमि ही मानी जाती थी। अगला है देखिए राज्य। राज्य में मौर्य काल में राजा और राज्य में अंतर नहीं था, यानी राजा और राज्य, यानी राजा ही राज्य था, राजा ही राज्य था, यानी राजा और राज्य में कोई भी अंतर उस समय नहीं था। अगली बात करते हैं दोस्तों भूमि कर, यानी जो लैंड टैक्स है, लैंड रेवेन्यू है, वो देखिए वो क्या है कि भूमिकर आय, भूमिकर राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। ये जानिए, भूमिकर से ही राज्य की मुख्य जो रेवेन्यू बढ़ता था, भूमिकर से ही बढ़ता था, राजस्व का स्रोत था भूमिकर। अब ये भूमिकर क्या होता था, जो भी प्रोड्यूस होता था, जो ही किसान पैदा करता था, उसका 1/4 भाग से लेकर के 1/6 भाग तक जो था वो भूमिकर के रूप में देना होता था। ठीक है, करों के संबंध में पता अशोक के रुमनदेही अभिलेख से मिलता है। अगर ये पूछा जाए कि कर का पता वास्तव में जो इतिहासकार थे उनको टैक्सेस के बारे में पता किससे चला, तो वो चला रुमनदेही, अशोक का जो रुमनदेही अभिलेख है उससे इसका पता चलता है टैक्स के बारे में। और एक बात यहाँ पे जान लीजिए मित्रों, बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो लुम्बिनी ग्राम था अशोक कर के रूप में फसल का 1/8 भाग लेता था। यानी 1/8 भाग फसल के रूप में क्यों लेता था, इसका कारण था क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, गौतम बुद्ध का अनुयायी था, गौतम बुद्ध को मानने वाला था। इसलिए उसने क्या किया, वहां पे उसने लुम्बिनी ग्राम में छूट दी थी, क्योंकि लुम्बिनी ग्राम गौतम बुद्ध की जन्मस्थली थी। तो इसलिए वहां पे क्या था, फसल का 1/8 भाग जो था वहां पे टैक्स था। लुम्बिनी ग्राम से केवल 1/8 भाग ही टैक्स के रूप में आता था। अगला देखिए यहाँ पे औद्योगिक शिल्प। औद्योगिक शिल्प में भी बहुत सारी श्रेणियां देखिए क्या है। सबसे पहले धातु कर्म, यानी मेटलर्जी में क्या था देखो, लोहा, तांबा, टीन, सोना और चांदी आदि कई प्रकार की धातुओं की जानकारी में वृद्धि हुई। यानी धातुओं के बारे में, बहुत सारी धातुएं जो थी उनके बारे में ये लोग जानने लगे थे। वस्त्र निर्माण, यह कार्य मथुरा में, कहां वस्त्र निर्माण के केंद्र थे, कहां वस्त्र निर्माण होता था, उसमें मथुरा है, काशी, पाटलिपुत्र, वंग, महिष आदि क्षेत्रों में वस्त्र निर्माण का काम होता था। मृद भांड, मौर्य स्थलों से अनेक मिट्टी के बर्तन, यानी जो बर्तन है चाहे वो टूटे हों चाहे टुकड़े हों, मौर्य जो स्थल है जहां पे मौर्यों का शासन था उन स्थलों से मृद भांड प्राप्त हुए। ठीक है, काष्ठकर्म यानी लकड़ी का काम, इसका पता कैसे चलता है, इसका प्रमाण क्या मिला, इसका प्रमाण जो था उत्खनन में काष्ठ का पता चलता है, और साहित्यों से भी पता चलता है कि काष्ठ का काम भी वहां पे होता था। पत्थर कटाई, यानी पत्थर को काट करके, पत्थर को तराश करके बनाए जाते थे चीजें, जैसे जो और भी जो चीजें हैं, जैसे आपके अवशेष हैं, स्तंभ है, शीर्ष स्तंभ है। ठीक है, तो पत्थर कटाई का क्या था, इसका सर्वोच्च उदाहरण अशोक की स्थापत्य कला से मिलता है। यानी जो अशोक की स्थापत्य कला है उससे पता चलता है कि पत्थर कटाई का काम भी वहां पे होता था। अब यहाँ पे देखेंगे स्थापत्य में क्या था। देखो स्थापत्य के हमें निम्न उदाहरण मिलते हैं। अब वो कौन कौन से उदाहरण देखिए, क्या क्या मिलता है स्थापत्य में हमें। देखिए पाटलिपुत्र के राजमहल एवं नगर के अवशेष। सबसे पहली तो बात हमें पाटलिपुत्र के राजमहल के और नगर के जो अवशेष मिले,
ठीक है। उसी से ही हमें जले हुई कुछ लकड़ियां भी मिली, प्राप्त हुई, यानी जो दीवार जो थी आपकी वॉल थी वो लकड़ी की बनी हुई थी और वो जली हुई मिली, तो इससे काष्ठ कर्म का हमको यहाँ पे पता चल जाता है, ठीक है। अशोक के स्तंभ तथा स्तंभ शीर्ष, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अशोक के स्तंभ तथा स्तंभ शीर्ष। अगला देखिए, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में शैलग्रस्त चैत्य गुफाएं, यानी जो पहाड़ियों को काट करके जो गुफाएं बनाई जाती थी वो बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में जो काट के गुफाएं बनाई गई थी, चैत्य गुफाएं वहां पे बनाई गई थी, ठीक है। अगला जो है यहाँ पे देखिए कि मौर्यकालीन प्रकीर्ण प्रतिमाएं और मिट्टी की मूर्तियां मिलती हैं, ठीक है। और जो अशोक के जो स्तंभ थे ये दोस्तों ये जानिए एकास्म थे, यानी एक ही पत्थर को काट करके तराश करके जो है बनाए गए थे, स्तंभ बनाए गए थे और वो 15 मीटर तक ऊंचे थे। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 15 मीटर तक ऊंचा एक ही पत्थर को काट करके स्तंभ बनाया गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज मौर्यकालीन समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और कला और स्थापत्य को हमने यहाँ पे खत्म कर दिया है। तो मौर्यकाल जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपके, वो हमने आज पूरा खत्म कर दिया है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जितने भी मेरे वीडियो हैं हर मैं सिलेबस के अनुसार ही आपको बता रहा हूं। तो ये वीडियो आपके लिए जैसे टीसीएस प्री है, समूह ग है, एसएससी के एग्जाम हैं और जो छोटे मोटे एग्जाम होंगे उन सब के लिए बहुत ही आपके जो है पिन पॉइंट होने जा रहे हैं आपके लिए। तो दोस्तों इनको जरूर देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इसको। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करें इनको अपने अधिक से अधिक दोस्तों में, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएंगे। धन्यवाद।